तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्टपार्टम के मैनेजमेंट और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मैनेज किया जाता है जब पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो आज हम लोग जो मैनेज देखेंगे वो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में देखेंगे कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम इसके बाद जो सेकेंडरी जो उसके टाइप्स, उसके कॉजेस, उसके मैनेजमेंट है वो हम लोग थर्ड पार्ट्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट मेनली 2 प्रिंसिपल पे बेसिस होता है। ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि टू प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस, हम लोग को फर्दर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, देन सेकेंड जो पॉइंट है वो है टू रीस्टोर द प्रॉपर ब्लड लॉस, जो प्रॉपर ब्लड लॉस हुआ है उसको फिर से हम लोग को रीस्टोर करना है। उसके लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि वेदर द जो प्लेसेंटा है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा रिमूव हो गया है उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। और अगर प्लेसेंटा जो है वो रिटेन्ड है, मतलब जो यूट्रस में ही वो प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में जो ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वो 2 बेसिस है, उसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग को उस पर कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला ट्रीटमेंट कि अगर प्लेसेंटा जो है वो रिटेन्ड है यूट्रस में, तब हम लोग को क्या ट्रीटमेंट करना है। तो देखते हैं इन रिटेन्ड प्लेसेंटा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले आर्गोमेट्रिन। तो जो अर्गोमेट्रिन है वो क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, जो रिटेन प्लेसेंटा है वहीं पे जो रुका हुआ प्लेसेंटा है यूट्रस में, वो उसको एक्सप्लेन करने में, मतलब बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले अर्गोमेट्रिन इंजेक्ट करना है। देन दूसरा है वो, हम अगर ये मेथड फेल हो गया, अगर अर्गोमेट्रिन का जो वर्क है वो अच्छे से नहीं किया, अगर प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करना है, मैनुअली रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। मैनुअली मतलब कि उसको बाई हैंड, मतलब हैंड के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि वन हैंड से, जो राइट हैंड से वो एब्डोमिनल को जो फंडस रीजन है उसको प्रेस किया जा रहा है, और दूसरे हैंड को वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है और प्लेसेंटा को सेपरेट कर दिया जाता है यूट्रस से। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो प्लेसेंटा है वो ईजिली क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मैनुअली मेथड का भी यूज किया जाता है। तो इसको जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में इसको किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद ये था हमारा रिटर्न प्लेसेंटा, कि रिटर्न प्लेसेंटा रहेगा तब हम लोग को क्या करना है। तो इसमें हम लोग 2 ही मेथड्स देखे, अर्गोमेट्रिन का और मैनुअल मेथड्स। ठीक है, देन इसके बाद देखेंगे कि जब प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर हो गया है, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, तब हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला यूज़ करते हैं बाय मैनुअल पाल्पेशन ऑफ द यूट्रस बाय द ग्रिपिंग इट्स विद द वन हैंड ओवर द एब्डोमिनल एंड द अदर प्लेस्ड इन द वेजाइना स्टिमुलेट द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, बाय मैनुअल पाल्पेशन, बाय मैनुअल मतलब इसमें क्या करते हैं, दोनों हैंड्स का यूज करते हैं। तो इसमें जो वन हैंड जो रहता है, उसमें जो वन हैंड जो रहता है उसको पहले ग्रिप करते हैं यूट्रस को बाहर से। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाहर से इसमें ग्रिप करते हैं, और जो दूसरा हैंड रहता है उसको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। तो वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद यूट्रस को वो स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होगा, यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेल्पफुल होता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। देन सेकेंड है अर्गोमेट्रिन को हमको इंजेक्ट करना है, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा और हेमरेज को रोकेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम थर्ड देखेंगे। तो थर्ड में है कि क्योंकि जो हेमरेज होता है वो सर्विक्स, वेजाइना या पेरिनियल एरिया में टीयर या फिर वहाँ पे इंजुरी वगैरह हो गया उसके कारण भी होता है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रॉपर लाइट की सहायता से उसको हम लोग को चेक करना है कि कहीं वहाँ से तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। अगर प्रेजेंट है, इंजुरी अगर प्रेजेंट है, तो फिर उसके लिए हम लोग को उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, देन है थर्ड है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड भी करना है। अल्ट्रासाउंड किस लिए करेंगे, कि हम लोग को चेक करने के लिए करेंगे कि यूट्रस जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हुआ है कि नहीं, कम्प्लीटली खाली हुआ है कि नहीं, कहीं प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स तो वहाँ नहीं बच गया है। उसको देखने के लिए हम लोग को अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ पार्ट्स अगर प्लेसेंटा का बचे रहेगा तो उसके कारण भी हेमरेज होता है। तो इसके लिए डॉक्टर्स को
अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। देन इसके बाद है लास्ट हमारा पॉइंट है हिस्टेक्टोमी। तो हिस्टेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसके पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें ये जो मेथड्स है वो कब अप्लाई किया जाता है? जब अभी ऊपर आपने देखा इतने सारे मेथड्स अगर अप्लाई नहीं होते, हेल्पफुल नहीं होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब लास्ट में हमारा एक ही चांस बच जाता है, एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम लोग को हिस्टेक्टोमी कराना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स फिर हिस्टेक्टोमी करते हैं, जो कि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होने का संभावना रहता है। देन इसके बाद सपोर्टिव केयर देते रहना है पेशेंट को। ये था हमारा कि जब प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है फिर भी हेमरेज होते रहता है, तब हम लोग को क्या ट्रीटमेंट करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी कि जो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, थर्ड स्टेज ब्लीडिंग और ट्रू प्राइमरी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग। ठीक है, तो हम लोग पहला मैनेजमेंट देखेंगे थर्ड स्टेज ब्लीडिंग। तो मैं आप लोगों को पहले याद दिला देती हूँ कि थर्ड स्टेज ब्लीडिंग क्या होता है। तो थर्ड स्टेज ब्लीडिंग क्या होता है कि ये जो होता है बिफोर द एक्सपर्सन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के एक्सपर्सन होने से पहले, लेकिन बेबी के डिलीवरी होने के बाद। जब बेबी डिलीवर हो जाता है लेकिन प्लेसेंटा जो है रिमूव नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में हम लोग को क्या मैनेज करना है, उसी को बोलते हैं थर्ड स्टेज ब्लीडिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? तो इसमें सबसे पहला है कि टू एम्पटी द यूट्रस ऑफ इट्स कंटेंट। मतलब अगर यूट्रस में अगर कुछ वो प्लेसेंटा का कंटेंट है तो उसको क्या करना है, हम लोग को एम्पटी करना है, उसको खाली करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? टू रिप्लेस द ब्लड। तो क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, शॉक में जा सकती है, तो इसके लिए हम लोग को रिप्लेस करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो थर्ड स्टेज ब्लीडिंग है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या स्टेप है मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है पाल्पेट द फंडस एंड मसाज द यूट्रस। तो हम लोग को क्या करना है? यूट्रस को मसाज करना है और फंडस को पाल्पेट करना है, और ये चेक करना है कि कहीं जो यूट्रस है वो हार्ड तो नहीं है या कुछ क्लॉट तो नहीं है, और इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लेसेंटा वहाँ रिटेन तो नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड है अर्गोमेट्रिन। तो अर्गोमेट्रिन हमको देना है 0.25 mg, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और दूसरा है मेथार्जिन। तो मेथार्जिन भी अर्गोमेट्रिन का एक क्लास ऑफ ड्रग है, जो कि 0.2 mg देते हैं, इंट्रामस्कुलरली इसको देते हैं। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो प्लेसेंटा अगर वहाँ पर रिटेन्ड है तो उसको रिमूव करने के लिए। देन इसके बाद क्या है? स्टार्ट द डेक्सट्रोस सलाइन ड्रॉप एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नेसेसरी। अगर नेसेसरी है तो क्या करना है? डेक्सट्रोसलाइन को स्टार्ट कर देना है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेमरेज के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जिसके कारण जो पेशेंट है वो हाइपोक्सिया और शॉक में भी जा सकती है। इसीलिए क्या करना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। इसके बाद क्या है? इफ़ फीचर्स ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन आर एविडेंट। अगर प्लेसेंटा सेपरेशन अगर एविडेंट है, मतलब दिख रहा है, तब हम लोग को क्या करना है? प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए फंडल प्रेशर लगाना है। फंडल प्रेशर मतलब क्या होता है? फंडस के ऊपर में बाहर से प्रेशर लगाते हैं ताकि जो प्लेसेंटा है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। या फिर दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉर्ड को क्लैम्प किया गया है इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, और दूसरे हैंड से क्या किया जाता है? फंडस पे प्रेशर दिया जाता है ताकि जो प्लेसेंटा है वो ईजिली रिमूव हो जाए। ठीक है, ये किस कंडीशन में था? जब प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो गया है। देन इफ़ द प्लेसेंटा इज़ नॉट सेपरेटेड। अगर प्लेसेंटा सेपरेटेड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना है? प्लेसेंटा को रिमूव करना है, वो भी मैनुअल मेथड से। मैनुअल मेथड्स में आप लोगों को बताई थी कि जिसमें कि वन हैंड को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और दूसरे हैंड को फंडस के ऊपर में प्रेशर दिया जाता है, तो जो प्लेसेंटा रहता है वो ईजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसको जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में करना है। ठीक है, देन इफ़ द पेशेंट इज शॉक। अगर पेशेंट अगर शॉक में चल गई है तब उसको क्या करना है? हम लोग को रिसस्टेट करना है बिफोर द मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को रिमूव करने से पहले ही हम लोग को रिसस्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो शॉक में है तो उसमें डेथ होने का भी चांस रहता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। देन हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ द ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है
ये होता है कि जब प्लेसेंटा जो है डिलीवर हो जाता है और उसके बाद विदिन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के अंदर में ही जो ब्लीडिंग होता है, हैमरेज होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रू पोस्टमार्टम हैमरेज। तो इसमें हम लोग क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के मैनेजमेंट हैं, इमीडिएट मेजर, देन सेकंड है एक्टिव मैनेजमेंट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट मेजर में क्या क्या करना है। तो इसमें सबसे पहला है कॉलिंग द एक्सपर्ट। तो इसमें तुरंत कॉल करना है एक्सपर्ट को ताकि तुरंत इमीडिएट एक्शन ले सकें, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है आईवी इन्फ्यूजन करना है। देन थर्ड पॉइंट है कि 2 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन या फिर प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स को रैपिडली इन्फ्यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकती है जिसके कारण उसका डेथ भी हो सकता है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये था हमारा इमीडिएट मेजर। देन सेकेंड मैनेजमेंट देखते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि पाल्पेट द फंडस एंड मसाज द यूट्रस, ठीक है। तो पहले में वही जो मैं पहले आपको को बताई थी कि फंडस को क्या करना है, पाल्पेट करना है, मसाज करना है, ताकि उसको हम लोग पता कर सकें कि कितना हार्ड है और उसमें कुछ क्लॉट वगैरह तो भी है या नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। देन सेकेंड पॉइंट है मेथार्जिन। तो मेथार्जिन को क्यों देना है, क्योंकि ये क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है, जिसके कारण हैमरेज को रोका जा सकता है। तो इसमें 0.2 mg देते हैं, ठीक है। देन इसको भी IM देते हैं। देन है मॉर्फिन। तो जो मॉर्फिन है उसको 15 mg देते हैं, इसको भी IM देते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है पेन रिलीफ करने के लिए, ठीक है। देन ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट करना रहता है, जिसको हम लोग दे सकते हैं 10 यूनिट इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है। 10 यूनिट देना है 500 ml नॉर्मल सलाइन में, और जिसका जो रेट रहेगा 30 to 40 ड्रॉप्स पर मिनट रहेगा, ठीक है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। देन है एग्जामिन द एक्सपेल्ड प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। जो भी प्लेसेंटा एक्सपेल्ड हो चुका है, बाहर निकल चुका है, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। देन क्या है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो कि हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप में। हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट में जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, द यूट्रस टू बी एक्सप्लोर अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। तो अंडर जनरल एनेस्थीसिया यूट्रस को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूट्राइन मसाज एंड बाई मैनुअल कंप्रेशन। तो इसमें थर्ड स्टेज में जो करना है वो है क्या, कि यूट्राइन मसाज करना है, ठीक है। यूट्राइन मसाज में जो हम फंडस रीजन में जो मसाज करते हैं वो करना है, एंड बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है। बाई मैनुअल कंप्रेशन मतलब कि वन हैंड को इंसर्ट करना है वेजाइना के अंदर, और जो सेकेंड हैंड है उसको फंडस के ऊपर में रखना है और कंप्रेस करना है। तो इससे क्या रिजल्ट होगा, इससे जो यूट्रस है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने से के कारण क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो हैमरेज हो रहा है, वो नहीं होगा, उससे प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिव मैनेजमेंट। देन अगर ट्रॉमेटिक हैमरेज है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर ट्रॉमेटिक हैमरेज है जैसे कि पेरिनियम एरिया में, वेजाइना में, सर्विक्स में, तो उस कंडीशन में इस स्पैकुलम के थ्रू एग्जामिनेशन करना है और सूचरिंग करना है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में इसको कर सकते हैं। ये था हमारा प्राइमरी पोस्टमार्टम हैमरेज के मैनेजमेंट। देन इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज के मैनेजमेंट, जो कि वीडियो के हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। तो आज की वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू।